हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है, आज का प्रिंसिपल नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होती है बच्चों? जब सारे डिसीजन, ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। एंड व्हेन ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर हम बात करें बच्चों, देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन and decentralization. There should be a combination of centralization and decentralization. यानी कि सारे डिसीजंस टॉप लेवल को नहीं लेने चाहिए, सारे डिसीजन लोअर लेवल को नहीं लेने चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मेजर डिसीजन शुड बी सेंट्रलाइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो ही सेंट्रलाइज होने चाहिए, और जो रूटीन डिसीजंस है वो डिसेंट्रलाइज होने चाहिए। ये जो प्रिंसिपल यही कहता है कि भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो टॉप लेवल ले, सारे डिसीजन ना टॉप लेवल है ना लोअर लेवल है, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो टॉप लेवल ले, और जो रूटीन डिसीजन है वो लोअर लेवल ले। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों? सर्कमस्टांसेस इन विच द कंपनी इज वर्किंग, कि किस आपका कैसी कितनी बड़ी कंपनी है उसके हिसाब से सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, कि भैया सेंट्रलाइजेशन वो होती है कि अगर सारे डिसीजन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेगा तो उसे सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे, और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा? सारे डिसीजन लोअर लेवल लेगा तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटली सेंट्रलाइजेशन हो सकती है ना डिसेंट्रलाइजेशन हो सकती है। हमें कुछ डिसीजन टॉप लेवल को लेने चाहिए, कुछ डिसीजन लोअर लेवल को लेने चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिसीजन टॉप लेवल को लेने चाहिए और रूटीन डिसीजन लोअर लेवल को लेने चाहिए, ठीक है। और हर जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है डिपेंड करेगी सर्कमस्टेंस इन विच द कंपनी इज वर्किंग। जो केस स्टडी आती है, एक कंपनी है उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस टॉप सीईओ ले रहा है, कुछ भी वो नीचे लोअर लेवल को दे नहीं रहा, जिस वजह से वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि सारे डिसीजन उसी को लेने पड़ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट मैटर्स पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो विच प्रिंसिपल इज वायलेटिंग हेयर? Which principle helped him? The answer is principle of centralization and decentralization. अगला जो प्रिंसिपल है आपका रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अगला प्रिंसिपल जो है रेम्युनरेशन एम्प्लॉयज, ये कहते हैं हमें अपने एम्प्लॉयज को एक फेयर रेम्युनरेशन देनी चाहिए। फेयर रेम्युनरेशन किस लिए देनी चाहिए? ताकि वो अपनी स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन कर सके, अपने घर का खर्चा चला सके, अपने बीवी बच्चों की का खर्चा चला सके, एजुकेशन दे सके उनसे। इसके अलावा तो एम्प्लॉय मस्ट बी पेड फेयरली, एम्प्लॉयज को हमें पे करना चाहिए, फेयरली पे करना चाहिए, तो जिससे कि वो अपना स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन कर सके, जिससे कि वो अपना स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन कर सके। और जो आप उसे रेम्युनरेशन दोगे, वो क्या किन चीज़ों को कंसिडर करते हुए दोगे? जो आप उसे रेम्युनरेशन होंगे किन किन चीज़ों को कंसिडर करते हुए दोगे? पहली चीज़, कीपिंग व्यू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी खुद की पेइंग कैपेसिटी क्या है, आपकी खुद की पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको देनी चाहिए कि भाई ठीक है भाई उसको देनी है, लेकिन अपना भी तो देखना है कि हम उसे दे सकते हैं नहीं दे सकते, तो अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी देखनी है। तो ये चीज़ें कंसिडर करनी होती है। और जो वेजेस देते वक्त क्या चीज़? फाइनेंशियल कैपेसिटी। क्या चीज़? फाइनेंशियल कैपेसिटी। दूसरी चीज़ वेजेस पेड बाय कंपटीटर, ये भी देखना है कि भैया सामने वाला कितना, हमारे जो कंपटीटर है वो वेजेस कितने दे रहा है। पता चले कुछ टाइम के बाद हम उसे कम वेजेस दे रहे हो, हमारा कंपटीटर उसे तोड़ ले। एज पर द प्रोविजन मिनिमम वेजेस एक्ट, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस डिसाइड कर रखे हैं, हमें वो भी कंसिडर करने होते हैं कि भैया मिनिमम वेजेस तो देने हैं। तो तीन चीज़ें हैं, एक अपनी औकात दैट इज फाइनेंशियल कैपेसिटी, दूसरी चीज़ क्या है? वेजेस पेड बाय द कंपटीटर, कि ऐसा ना हो हम उसे कम दे रहे हो, कुछ टाइम हमारा कंपटीटर उसे तोड़ के ले जाए। तीसरा, एज पर द प्रोविजन मिनिमम वेजेस एक्ट, गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेजेस बना रखे हैं वो देने पड़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज हमें पनिशमेंट हो सकती है। इससे बेटा पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? गुड एटमोसफेयर एंड गुड रिलेशनशिप वर्कर्स एंड मैनेजर। अगर हम उन्हें अच्छी सैलरी देंगे तो बेटा वो अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे मैनेजर्स और वर्कर के साथ, वर्किंग कंपनी विल बी स्मूथ, और वर्किंग कंपनी स्मूथ होगी, वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, लेबर टर्नओवर नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रेम्युनरेशन एम्प्लॉयज़ है, नोट्स बनाइए और अच्छी तरह से लर्न कीजिए। थैंक यू बच्चों।